नमस्कार बच्चों, आज का क्लास आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th फिजिक्स का 70 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इस 70 ऑब्जेक्टिव से आपके बोर्ड परीक्षा में बहुत सारा प्रश्न देखने को मिलेगा। तो बच्चा पार्टी आज के क्लास को आप सभी बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी कर लीजिएगा। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। सारे बच्चे हमारे साथ चैट सेक्शन में आंसर को लगाते भी चलिएगा, जिससे कि आपका चैट आंसर लगाने से आपको याद भी होते चलेगा। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला नंबर सवाल जो है आपके सामने है, सारे बच्चे याद जरूर करिएगा क्योंकि इस प्रकार के प्रश्नों के आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने के चांसेस बहुत ही ज्यादा होते हैं। देखिए पहला नंबर सवाल कह रहा है कि विद्युत विभव का ऐसा मात्रक क्या होता है। बहुत ही आसान सा सवाल है, बता दो क्या होगा कि विद्युत विभव का ऐसा मात्रक क्या होगा। तो आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि विद्युत विभव का जो ऐसा मात्रक होता है वो वोल्ट होता है। तो वोल्ट हम लोग V बराबर जो फॉर्मूला है वो है W अपॉन Q होता है। आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है, W का वाट का जूल हो जाएगा और चार्ज है तो कूलम हो जाएगा। ये जूल प्रति कूलम भी होता है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। 1 वोल्ट बराबर 1 जूल पर कूलम होता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। चलिए फिर दूसरे नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर सवाल ये रहा आपके सामने। दूसरा नंबर सवाल का जवाब बता दो, आवेश का रैखिक घनत्व क्या होता है। पहले तो आपका होता है आवेश का रैखिक घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व और आवेश का आयतन घनत्व। देखो आवेश का रैखिक घनत्व अगर आपसे पूछा गया हो तो लगा दो क्या होगा। तो लैम्डा बराबर हमारा फॉर्मूला कौन सा होता है, सभी बच्चे लगा दो, तो Q बटा में L होता है। राइट आंसर कौन सा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बच्चा पार्टी। ये Q है तो समझ लो Q है तो कौन सा होगा, चार्ज है तो कूलम हो जाएगा, और L है तो लंबाई है तो मीटर हो जाएगा, यानी कि कूलम प्रति मीटर भी इसका मात्रक होता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। तीसरा नंबर सवाल है आपके फोन के स्क्रीन पर, ये रहा। बता दो इतना आसान सवाल, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, लगा दो क्या होगा। संबंध Q बराबर N में निम्नलिखित में कौन है जो N का मान संभव नहीं है। N मतलब क्या है, तो कोई एक नंबर है, जैसे कि Q हमारा चार्ज है, N एक नंबर है, और E क्या है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, जैसे जितना की होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम के बराबर होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज। अब बता दो कौन सा है जो N का मान संभव नहीं है। ये कभी भी पॉइंट में नहीं होता है बच्चों, याद रखिएगा। ये ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। कभी भी एक इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होता है, 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे होता है, लेकिन कभी भी ये पॉइंट में नहीं होता है, इसलिए आप लोग याद रखिएगा। चलिए फोर्थ नंबर सवाल देखिए आपके सामने, ये रहा। फोर्थ नंबर सवाल कह रहा है कि पानी का परावैद्युत स्थिरांक कितना होता है। पानी का परावैद्युत स्थिरांक कितना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बता दो पानी का परावैद्युत स्थिरांक कितना होता है। तो 80 होता है। सारे के सारे बच्चे ध्यान में रखिएगा, ये भी क्वेश्चन कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। चलिए पांचवा नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। व्यतिकरण की घटना का कारण क्या है। व्यतिकरण की घटना का कारण क्या हो सकता है, बता दो। 5 का करेक्ट आंसर सभी बच्चे, वो होता है कलांतर। व्यतिकरण की घटना का जो कारण होता है वो होता है कौन सा, फेज डिफरेंस होता है। करेक्ट आंसर कौन सा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बच्चा पार्टी। और सारे बच्चे क्लास को भी लाइक करते चलेगा। देखिए 6 नंबर सवाल है आपके सामने, निम्न में से कौन सा तर्क द्वारा, सार्वजनिक तर्क द्वारा, ये पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा, सार्वजनिक गेट कौन सा होता है, नैंड गेट होता है, आप लोगों को बताया था मैंने, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। चलिए 7 नंबर सवाल आपके सामने ये रहा। 7 नंबर सवाल का जवाब बता दो, ट्रांजिस्टर के प्रवर्धन की इकाई क्या होती है। ट्रांजिस्टर के प्रवर्धन की इकाई क्या होगी बच्चों, लगा दो क्या होगा इसका सही जवाब। 7 का सही जवाब सभी बच्चे लगा दो। तो हमारा फॉर्मूला होता है रो बराबर कौन सा होता है, रो बराबर होता है डेल्टा एल सी बटा में डेल्टा आई सी बटा में, डेल्टा आई सी बटा में कौन सा होता है, आई बी होता है, डेल्टा आई सी बटा में आई बी होता है। देख लो कोई भी ऑप्शन में ऐसा नहीं दिया गया, इसलिए इनमें से कोई नहीं होगा। करेक्ट आंसर डी होगा हमारा, क्योंकि वोल्ट जो होता है ये विद्युत विभव का होता है, एम्पीयर धारा का होता है, और ओम जो होता है ये प्रतिरोध का होता है, इसीलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। चलिए 8 नंबर सवाल को देखिए आपके सामने, ये रहा। 8 नंबर सवाल क्या कर रहा है, विभव मापी से मुख्यतः क्या मापा जाता है। विभव मापी के द्वारा हम लोग क्या मापते हैं बता दो, तो विभवांतर को मापते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। विभव मापी के द्वारा विभवांतर को मापा जाता है, प्यारे बच्चों याद रखेंगे आप लोग। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 9 नंबर सवाल है आपके सामने, बता दो क्या होगा। एक गोलीय दर्पण को जब पानी में डुबाया जाता है तो इसकी फोकस दूरी क्या होती है। एक गोलीय दर्पण को जब पानी में डुबा दिया जाता है तो इसको फोकस दूरी क्या होगी, घट जाएगी, बढ़ जाएगी, समान रहेगी, या इनमें से कोई नहीं। लगाएंगे 9 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ये क्या होता है, समान रहती है, ऑप्शन नंबर, यानी कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। चलिए 10 नंबर सवाल है आपके सामने। 10 नंबर सवाल का जवाब बता दो, निम्नलिखित में से कौन भौतिक राशि सदिश है, यानी कि कौन सा है जो वो वेक्टर क्वांटिटी है। लगाएंगे करेक्ट आंसर क्या होगा, आपको भी पता होगा ये विद्युत तीव्रता जो होता है ये सदिश राशि होता है, ऑप्शन नंबर डी होगा। विद्युत विभव, विद्युत क्षेत्र, विद्युत फ्लक्स, स्थिति, विद्युत स्थिति ऊर्जा, ये सारे के सारे अदिश राशि हैं, इसलिए करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी है। चलिए
चलिए 11 नंबर सवाल को देखिए। 11 नंबर सवाल क्या कहता है, प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं। यहाँ बल होगा बच्चों, यहाँ बल हो जाएगा, ये बाल नहीं होगा, समझ लो। प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को हम लोग क्या, तो विद्युत क्षेत्र कहते हैं। विद्युत क्षेत्र यानी कि ई बराबर आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है कि एफ बटा में क्यू होता है, फोर्स बटा में चार्ज होता है, ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए 12 नंबर सवाल है आपके सामने, बता दो क्या होगा। चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति कैसी होती है। चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति अपसरित होती है। चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति कैसी, तो अपसरित होती है। बच्चा पार्टी ध्यान में रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 13 नंबर सवाल है, किसी अर्धचालक का तापमान गुणांक का मान कितना होता है। किसी अर्धचालक का तापमान गुणांक का मान बताएंगे। 13 का सही जवाब क्या होगा, ये ऋणात्मक होता है। किसी अर्धचालक का तापमान गुणांक का जो मान होता है वो नेगेटिव होता है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए 14 नंबर सवाल है, जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तब परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या होता है। मैंने बताया था कि जब एमीटर को शंट किया जाता है उसका प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ जाता है। करेक्ट आंसर कौन सा, ए हो जाएगा। 14 का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए है, और ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में 3 से 4 बार पूछा गया, इसलिए बच्चा पार्टी इसको याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 15 नंबर सवाल देखिए, 25 का द्विआधारी समतुल्य कौन सा होगा। निकालने के लिए बता दिए हैं, तो निकालने में क्या दिक्कत है। यहाँ पे 25 लिख लो और 2 से भागा देते चलो। 12 दूना के 24 हुआ, कुछ एक बचा, 12 दूना 24, एक बचा, 25 होता है 1, तो 25 से 1 लिख लो। फिर 2 से लगाओ, 2 छा के 12, मतलब कुछ नहीं बता, 0 लिख दो। फिर 2 तिया के 6 लिख दो, 3 1 कुछ नहीं बचा, 0 लिख दो। फिर 2 1 कम 2 यानी कि 1 बचा तो 1 लिख दो, यानी कि 11001 11001 किस में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर हम लोग बढ़ते हैं तो कौन सा 11001 होता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। दृश्य स्पेक्ट्रम के रंगों में किसका अधिक तरंगदैर्ध्य होता है। लाल रंग का सबसे अधिक तरंगदैर्ध्य होता है। सबसे तरंगदैर्ध्य जो अधिक होता है, वेवलेंथ होता है, वो लाल रंग की होता है, रेड कलर के लिए होता है। चलिए 17 नंबर सवाल है, किसी परमाणु का नाभिक क्या किससे मिलकर बना होता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बच्चों ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सारे बच्चे, जितने भी बच्चे नए नए जुड़ रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ जाओ, बिल्कुल फ्री सारा कुछ दिया जाता है, तो जुड़ने में क्या जाता है, और क्लास को सभी बच्चे लाइक करते चलिएगा। ओके जी, चलिए 18 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर सवाल, मात्र 70 ऑब्जेक्टिव है, इसको जरूर याद करके जाना, यहां से बहुत सारे प्रश्न देखना आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। देखो, द्वितीयक तरंगिकाओं की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी। द्वितीयक तरंगिकाओं की जो अवधारणा दी गई थी वो किसके द्वारा, तो सभी बच्चे को पता होगा, ये दिया गया था हाइगेंस साहब के द्वारा, तो सी होगा सही जवाब। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर सवाल है, डायोड का उपयोग किया जाता है किसके तरह, तो रेक्टिफायर की तरह करते हैं, दिष्टकारी की तरह करते हैं, डी हमारा सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। 20 नंबर सवाल है, देखो आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, पी प्रकार के अर्धचालक के लिए अशुद्ध तत्व के रूप में प्रयोग क्या किया जाता है। पी टाइप एक होता है हमारा पी टाइप, जो कि होल होता है, और एन टाइप होता है इलेक्ट्रॉन, तो मैंने बताया था। और पी टाइप के लिए हम लोग त्रिसंयोजक को यूज करते हैं, यानी कि ट्राइवेलेंट को यूज करते हैं, और त्रिसंयोजक के रूप में कौन सा, बोरॉन दिया गया हमारे सामने, तो करेक्ट आंसर कौन सा, 20 का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए होगा। और पंच संयोजक के लिए कौन सा, एन टाइप के लिए हम लोग पंच संयोजक का यूज करते हैं। देखो, एक ही तरंगदैर्ध्य के इलेक्ट्रॉन तथा फोटोन की कौन सी भौतिक राशि है जो समान होती है, कौन सी भौतिक राशि है जो समान होगी, बता दो। एक ही तरंगदैर्ध्य के इलेक्ट्रॉन तथा फोटोन की कौन सी भौतिक राशि समान होगी। 21 का सही जवाब कौन सा होगा, तो संवेग होगा, मोमेंटम होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न 22 नंबर सवाल है, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है। मैंने बताया था, सिर्फ अगर एमीटर हो तो वो बहुत कम होता है, लेकिन अगर आदर्श एमीटर हो तो वो हमारा शून्य होता है। अगर कुछ आदर्श वोल्ट मीटर पूछे तो वो अनंत हो जाता है, इसको भी आप लोग याद रखोगे। चलिए 23 नंबर सवाल है आपके सामने, बता दो क्या होगा। लेंज का नियम किसके संरक्षण के सिद्धांत का परिणाम है। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, करेक्ट आंसर बी हमारा सही हो जाएगा। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। 23 का जो ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हो सही हो जाएगा। एम्पियर घंटा किसका मात्रक होता है। एम्पियर आवर जो मात्रक होता है वो आवेश का होता है, चार्ज का होता है। एम्पियर घंटा चार्ज का मात्रक है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी लगा लो आप लोग। ओके, चलिए 25 नंबर सवाल है आपके सामने। 25 नंबर सवाल का जवाब बता दो। दशमिक संख्या वही 8 का निकालने बोल रहा है, लो जी 8 का भी निकाल देते हैं। 2 से लगाते चलो, सिर्फ 2 से ही सब में भागा देना। 2 चौके 8, मतलब 4 दूना के 8 हुआ, तो कुछ नहीं बचा, 0 लगा दो। फिर 2 से लगाएंगे, कुछ नहीं बचा, 2 दूना के 4, कुछ नहीं बचा, 0 लगा दो। फिर 2 एकम दे, यहाँ 2 लगा दो, 2 एकम 2, उसके बाद 0 लगाएंगे, कुछ नहीं बचा, लगा दो। 1 1 कौन सा, 1 पर 3 और 2 को 0 किस में, 1 1 कौन सा होगा, 1 0 0 किस में है, 1 0 0 ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए लगा लो आप लोग, क्योंकि यहाँ 2 और यहाँ 0 हो गया, मतलब यहाँ कुछ नहीं बचा, तो 0 1 0 0, यहाँ 1 0 नहीं होगा। ओके, याद रखिएगा आप लोग। चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने 26 नंबर सवाल, बताएंगे सभी बच्चे क्या होगा।
26 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये आपके सामने बता दो, निम्नलिखित में कौन इंद्रधनुष के निर्माण का कारण? इंद्रधनुष का निर्माण वर्ण विक्षेपण में होता है। सभी बच्चे को तो पता होगा, आप लोग पढ़े हो ऑप्टिक्स चैप्टर को अच्छे से। तो 26 का कौन सा लगाओगे? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। चलिए फिर 27 नंबर सवाल को देखते हैं। 27 नंबर सवाल है आपके सामने, बता दो बच्चा पार्टी, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? जब हम किसी भी वस्तु को देखते हैं तो वो जो प्रतिबिंब बनता है वो आंख के रेटिना पर बनता है, और वो प्रतिबिंब कैसा होता है ये पूछा गया, तो वो वास्तविक और उल्टा होता है। कौन सा? तो वास्तविक और उल्टा होता है। तो सही जवाब हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए 28 नंबर सवाल है आपके सामने, सही जवाब बताएंगे सभी बच्चे। 28 नंबर सवाल है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? बताएंगे सभी बच्चे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? सभी बच्चे बता दो 28 का करेक्ट आंसर। तो आपको पता होगा वैद्युत द्विध्रुव के लिए P बराबर जो होता है फॉर्मूला वो होता है Q इंटू L होता है। Q है तो चार्ज का कूलम होगा, L लंबाई है तो मीटर, लगा दो कूलम इंटू मीटर। किस में दिया गया? तो ऑप्शन नंबर बी में आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं? लगा लो, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। चलिए 29 नंबर सवाल है, क्या कह रहा है? सौर ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? सौर ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? नाभिकीय संलयन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। करेक्ट आंसर बी होगा। सौर ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन बच्चों, ऑप्शन नंबर बी लगा लो। चलिए फिर 30 नंबर सवाल को देखते हैं। 30 नंबर सवाल क्या कर रहा है? विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में कौन है? विद्युत का सबसे अच्छा चालक जो होता है वो क्या होता है? चांदी होता है, सिल्वर होता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। सारे बच्चे ध्यान में रखिएगा, 30 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। चलिए 31 नंबर सवाल देखिए, वोल्ट मीटर क्या मापता है? वोल्ट मीटर विभवांतर को मापता है। वोल्ट मीटर क्या? तो विभवांतर को मापता है। प्रतिरोध का ओम होता है, धारा का एम्पियर होता है, तो इसको भी आप लोग याद रख लो। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 32 नंबर सवाल है, प्रतिरोधों के समांतर क्रम में निम्नलिखित में कौन सी राशि समान रहती है? बता दो इसका सही जवाब क्या होगा? बहुत ही आसान सा सवाल है, सारे बच्चे लगा दो। प्रतिरोधों के समांतर क्रम में निम्नलिखित में कौन सी राशि समान होती है? विभवांतर यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है ये समान होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 33 नंबर सवाल है, निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान कितना होता है? निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान की बात करें तो वो कितना होता है? बता दो। ये शून्य होता है। निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान 0 होता है। करेक्ट आंसर डी होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। विद्युत वाहक बल की इकाई क्या होती है? द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज कौन सा? विद्युत वाहक बल की इकाई वोल्ट होती है। विद्युत वाहक बल की इकाई कौन सी? तो वोल्ट होती है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा हमारा। चलिए फिर 35 नंबर सवाल को देखिए। 35 नंबर सवाल है, समानांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति कितनी होती है? समानांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति कितनी होती है? 35 का राइट आंसर बता दो बच्चों क्या होगा? तो ये हमारा कौन सा होगा? शून्य होता है। ये भी शून्य हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा। समांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति जो होती है वो हमेशा 0 होती है। चलिए प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है? ये तो 2 नंबर में भी पूछा जाता है कि प्रकाश वर्ष से आप क्या समझते हैं, तो आप लोग याद रखना, कॉपी में कहीं जगह हो तो लिख लो। मैं बोल दे रहा हूं इसका डिफिनेशन। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा निर्वात में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। सभी बच्चे लिख लो, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा निर्वात में तय की गई दूरी को हम लोग प्रकाश वर्ष करते हैं। और प्रकाश का वेग पूछे तो प्रकाश का वेग होता है 3 गुना 10 पर पावर 8, 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। एक वर्ष में निकालना है तो इसको मिनट में सेकंड में बदल लेना, और उसके बाद गुना कितना से 365 से कर देना, आपका निकल जाएगा। ओके जी, इसको याद रखिएगा। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा निर्वात में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष करते हैं, और यह दूरी का मात्रक होता है। प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो दूरी का। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 37 नंबर सवाल है, एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है? एक सरल सूक्ष्मदर्शी यानी कि सिंपल माइक्रोस्कोप है, तो बता दो इससे कैसा प्रतिबिंब बनता है? सभी बच्चों को पता होना चाहिए। इससे जो प्रतिबिंब बनता है वो बनता है वर्चुअल एंड डायरेक्ट यानी कि काल्पनिक एवं सीधा बनता है। चलिए फिर 38 नंबर सवाल को देखते हैं। 38 नंबर सवाल जो है वो आपके सामने है। एक स्वस्थ व्यक्ति के आंख के लेंस की फोकस दूरी यहां पूछा गया। फोकस दूरी 2 सेंटीमीटर होता है, और मैंने बताया था कि अगर पूछे एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है तब आप 25 सेंटीमीटर लगाना, अन्यथा आप लगा सकते हो 2 सेंटीमीटर। ओके, चलिए फिर 39 नंबर सवाल देखिए आपके सामने। जरा 39 नंबर सवाल है, विद्युत फ्लक्स का सही मात्रक क्या होता है? हम लोग ई इंटू डी फाई बराबर निकालते हैं, तो उससे नहीं तो यहाँ वोल्ट मीटर दिया गया तो ऑप्शन नंबर सी लगा लो। कौन सा? तो ऑप्शन नंबर सी वोल्ट मीटर होता है। इसको याद रखिएगा आप लोग। चलिए ई इंटू डी ए वाला से नहीं निकलता। देखो लोहा क्या होता है? लोहा लौह चुंबकीय होता है। लोहा फेरोमैग्नेटिक है, लौह चुंबकीय है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 41 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 41 नंबर सवाल जो है आपके सामने है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई किसकी होती है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई होती है? ईवी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई होती है? तो ऊर्जा की। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी? तो ऊर्जा की इकाई है बच्चों। ये क्वेश्चन कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया, तो याद रखेंगे इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए 42 नंबर सवाल आपके सामने, निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? यहां नहीं पूछा गया तो ध्वनि तरंगे।
साउंड वेव्स जो हो जाएगा वो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। चलिए 43 नंबर सवाल आपके सामने, 70 ऑब्जेक्टिव है बच्चों, थोड़ा स्पीड तो करना पड़ेगा। देखो कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में हरे रंग का मान क्या होता है, मैंने ट्रिक भी बताया था कि लिख लेना पहले बीबी रोए जीबी, पहले लिख लेना, क्वेश्चन पेपर भी आएगा बोर्ड एग्जाम में तो ऐसे लिख लेना, बीच में क्वेश्चन पेपर में लिख लेना बीबी रोए जीबी, बीबी रोए जीबी, बस यहां से निकल जाएगा 0 1 2 3 4 5 और 6। देखो ब्लैक के लिए 0 है, ब्राउन के लिए 1 है, रेड के लिए 2 है, ऑरेंज के लिए 3 है, येलो के लिए 4 है, ग्रीन के लिए 5 है और कौन सा ब्लू के लिए 6 है। और पूछा क्या गया, हरा रंग मतलब ग्रीन मतलब हरा होता है ना, सभी बच्चों को पता है ग्रीन मतलब हरा होता है, कौन सा, तो 5 हो जाएगा। सही जवाब विकल्प सी है, विकल्प सी आपका सही हो जाएगा, तो सारे बच्चे याद रखिएगा। चलिए 44 नंबर सवाल आपके सामने, 44 नंबर सवाल का जवाब बता दो, निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है? वोल्ट प्रति मीटर विद्युतीय क्षेत्र का होता है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो सारे के सारे बच्चे ध्यान में रखोगे, ये भी क्वेश्चन कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता डायोप्टर में क्या होती है? हम लोगों ने एक फॉर्मूला को पढ़ा है, बता दो पढ़े हो कि नहीं, कि P बराबर क्या होता है? P बराबर एक हमारा फॉर्मूला होता है 1/f, दूसरा होता है 100/f, 100/f इसलिए लगाते हैं क्योंकि यहाँ चीजें सेंटीमीटर में फोकस दूरी दिया गया है। आप लगा सकते हैं यहाँ फोकस दूरी कितना, तो सेंटीमीटर में, यानी कि P बराबर 100 बटा में फोकस दूरी 20 है, तो 20 पंचे का 100, 5 डायोप्टर, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए 46 नंबर सवाल को देखते हैं, हमारे सामने प्रेजेंट है 46 नंबर सवाल। आयाम मॉडुलन सूचकांक का मान कितना होता है? 0 से 1 के बीच होता है। आयाम मॉडुलन सूचकांक का मान 0 से 1 के बीच होता है। चलिए 47 नंबर सवाल देखिए, किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र कितना होता है? गोलाकार होता है। किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र कैसा होता है? तो गोलाकार होता है, और यह जो है 2022 में आया हुआ था, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप लोग। चलिए 48 नंबर सवाल आपके सामने, बच्चों ये लाइक कर दो क्लास को, जितने भी बच्चे जुड़े हुए हो क्लास को लाइक करते चलो, मजा नहीं आ रहा है। देखो डायनेमो का कार्य सिद्धांत किस पर आधारित है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। बहुत बार मैं बता चुका कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के घटना पर यह आधारित होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? तो बी होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर होता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 49 नंबर सवाल है, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है, बता दो कितना इंपॉर्टेंट है, और कितना बार मैं बता भी चुका हूं कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है? बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, सारे बच्चे याद रखिएगा। चलिए 50 नंबर सवाल आपके सामने, 50 नंबर सवाल का जवाब सभी बच्चे लगाएंगे। 50 नंबर सवाल है कि प्रकाश तंतु संचार निम्न में से किस घटना पर आधारित है? प्रकाश तंतु संचार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर आधारित है, तो सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए 51 नंबर सवाल को देखते हैं, 70 ऑब्जेक्टिव है, कर लेते हैं फटाफट से। नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित भौतिक राशियां कौन कौन सी होती है? कुल आवेश भी होता है, रेखीय संवेग भी होता है, और कोणीय संवेग, ये सारे के सारे होते हैं उपरोक्त सभी, यानी कि ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। चलिए 52 नंबर सवाल है आपके सामने। 52 नंबर सवाल क्या कर रहा है? विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वो नाइक्रोम होता है। विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार करते हैं वो कौन सा? तो हमारा नाइक्रोम होता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 53 नंबर सवाल आपके सामने। 53 नंबर सवाल क्या कर रहा है? प्रतिघात का मात्रक क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि नहीं, अगर आपके सामने आए क्या तो प्रतिरोध आए, क्या आए तो प्रतिरोध आए, उसके बाद क्या आए तो प्रतिघात आए, प्रतिघात भी आए, या फिर प्रतिबाधा, प्रतिबाधा भी मैं लिख दे रहा हूं, प्रतिबाधा आए, या फिर आपके सामने क्या आए, या फिर आए आपके सामने धारितीय प्रतिघात, धारितीय प्रतिघात भी आए। ये चारों जहां भी दिखे ना तो आप ओम के सिवा कुछ मत लगाना। ओम, कौन सा ओम लगाओगे? ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। प्रतिघात, धारितीय प्रतिघात, प्रतिरोध, प्रतिबाधा, ये सारे के सारे ओम होते हैं। चलिए 54 नंबर सवाल है, इनमें कौन आवेश रहित है? मतलब आवेश से बिल्कुल रहित है, इस पे आवेश नहीं होता है। फोटोन का विराम द्रव्यमान हम लोग पढ़ा है कि शून्य होता है, तो अब समझ लो कि इस पे शून्य है, तो कोई नहीं है चार्ज, इसलिए करेक्ट आंसर सी होगा। फोटोन का विराम द्रव्यमान हमारा कौन सा? तो शून्य हो रहा है, इसलिए सही जवाब ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 55 नंबर सवाल है, एक पतले फिल्म के रंग का कारण क्या होता है? यह होता है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के कारण होता है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। 55 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 56 नंबर सवाल क्या करा? एक आवर्धक ग्लास जिसकी क्षमता 12 डायोप्टर है, तो इसकी आवर्धन क्षमता क्या होती है? ये तो न्यूमेरिकल टाइप है, लेकिन मैं यहाँ एक फॉर्मूला बता दे रहा हूं, आप निकालोगे P बराबर, जो हमने अभी बताया कि 1/f होता है, एक फॉर्मूला इसका यूज करोगे, और दूसरा हमारा आवर्धन क्षमता के लिए जो फॉर्मूला होता है वो कौन सा होता है? m बराबर होता है 1 प्लस d/f होता है, बताया था कि नहीं, d/f होता है, इसका यूज करके निकाल सकते हो आप लोग, और निकल के जो आएगा वो होगा 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, इन दोनों का यूज करोगे तो आपका निकल के आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने जरा 57 नंबर सवाल है, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है, सभी बच्चों को पता होगा, बहुत ही आसान है। चलिए 58 नंबर सवाल को देखिए। 58 नंबर सवाल क्या कह रहा है? लेंस की क्षमता कैसा मात्रक क्या होता है?
लेंस की क्षमता का बताओ जी। लेंस की क्षमता पावर पूछा गया, लेंस का पावर पूछा गया, द ऐसा यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस कौन सा? तो हम लोगों ने पढ़ा है, एक हमारा होता है डायोप्टर जिसे हम लोग डी से डिनोट करते हैं, और एक हमारा एसआई मात्रक मीटर इनवर्स भी होता है, मीटर इनवर्स होता है, इसको भी हम लोग याद रखेंगे और डायोप्टर को भी याद रखेंगे, दोनों फॉर्मूला को याद रखेंगे, यानी कि दोनों एसआई यूनिट को हम लोग याद रखेंगे। चलिए 59 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 59 नंबर सवाल आपके सामने, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र क्या कहलाता है? मैंने बताया था अगर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल रहा है तो ये हमारा मोटर होगा, लेकिन अगर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहा है वो हमारा डायनेमो हो जाता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन बी 100% सही जवाब है बच्चों, याद रखिएगा आप लोग। चलिए फिर 60 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 60 नंबर सवाल आपके सामने, हेनरी मात्रक है कि हेनरी किसका मात्रक होता है? प्रतिघात का भी मैंने बताया कि सर ये तो ओम होता है, ये तो नहीं होगा। प्रतिरोध का भी ओम बताया तो ये भी नहीं होगा। प्रेरकत्व, हाँ प्रेरकत्व है, 100 प्रेरकत्व है, इसका आप हेनरी लगा सकते हो, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। 61 नंबर सवाल है, गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बनाने में जरूरत किसकी होती है? गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर बनाना है तो इसकी जरूरत क्या होगा? तो उच्च प्रतिरोध का होता है। कौन सा? ए हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि हाई रेजिस्टेंस का होता है। चलिए 62 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 62 नंबर सवाल है आपके सामने, खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता कितनी होती है? खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता कितनी होती है? -f/f ही, राइट आंसर बी हो जाएगा। ये फॉर्मूला है बच्चों, याद रखेंगे, और ज्यादातर फॉर्मूला ही आपके बोर्ड एग्जाम में आप पूछे जा रहे हैं, इसलिए फॉर्मूला को याद रखना उतना ही जरूरी है जितना कि आप लोग उसको याद रखते हो। देखो 1 फैराडे बराबर, ये फिजिक्स में भी पढ़ते हैं और केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं हम लोग, 1 फैराडे बराबर 96,500 कूलम होता है कि नहीं? 96,000 क्या होता है? 96,500 कूलम होता है कि नहीं? कूलम कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। ये एम्पियर, वोल्ट, न्यूटन ये सब नहीं होगा, सही जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, 96,500 कूलम। चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। 64 नंबर सवाल है, विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान कितना होता है? विषुवत रेखा पर मैंने बताया था, विषुवत रेखा पर जो है नमन कोण का मान 0 डिग्री होता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पूछे विद्युत चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है? वो होता है हमारा 90 डिग्री। चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान हमारा क्या होता है? 90 डिग्री होता है बच्चों, याद रखिएगा। देखो यहाँ पे दे भी दिया गया है, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान, अब 90 डिग्री लगा लो ना, कोई डर नहीं है, ऑप्शन नंबर सी लगा लो आप लोग। चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न 66 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में धारा घनत्व के लिए कौन सही है? निम्नलिखित में कौन है जो धारा घनत्व के लिए क्या है? तो कौन सा फॉर्मूला सही है? तो बता दो क्या होगा। धारा घनत्व को हम लोग जे द्वारा डिनोट करते हैं, ये तो सभी ऑप्शन में दिख रहा है, तो ये हम कैसे लगा सकते हैं, कौन सा ऑप्शन होगा? तो बता दो 66 का करेक्ट आंसर आप लोग क्या लगाओगे? 66 का क्या लगाओगे? धारा घनत्व कौन सा? I/A होता है क्या? कौन सा ऑप्शन में दिया गया? I/A, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, लगा लो, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। I/A कौन सा होगा? I/A होता है, इसलिए करेक्ट आंसर कौन सा? तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग लगा सकते हो। चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, अगला प्रश्न 67 नंबर सवाल है, कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान कितना होता है? आप बता दो। बी रोय मतलब 3 नंबर पे आता है, आर आता है 3 नंबर पे, तो हम 0 से 0 1 2, रेड के लिए 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। सभी बच्चे ध्यान में रखिएगा, निकालना तो मैं बता ही दिया हूं, बी रोय जीबी वाला ट्रिक से। चलिए 68 नंबर सवाल देखिए, आसमान का रंग नीला दिखने का कारण क्या हो सकता है? आसमान नीला दिखाई देता है, लेकिन इसका कारण क्या है ये पूछा गया आप लोगों से, बता दो क्या होगा इसका सही जवाब। आसमान का रंग नीला दिखता है, इसका कारण क्या होता है बच्चों? तो यह होता है प्रकीर्णन के कारण, क्या होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट के द्वारा, करेक्ट आंसर ये होगा। चलिए फिर 69 नंबर सवाल देखिए आपके सामने, यार 69 नंबर सवाल है, सीजियम का कार्यफलन कितना होता है? 2.414 होता है, 2.14 कहां दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेकिन बच्चों एक बात और याद रखिएगा, अगर पूछे कि सीजियम का देहली तरंग दैर्ध्य कितना होता है, तो 656 नैनोमीटर होता है, 656 नैनोमीटर होता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ये क्या है? तो देहली तरंग दैर्ध्य किसका? तो सीजियम का। चलिए फिर 70 नंबर सवाल को देखते हैं। 70 नंबर सवाल और आज के क्लास का ये लास्ट सवाल रहा, बता दो द्रव्य तरंग सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? द्रव्य तरंग सिद्धांत के प्रतिपादक कौन माने जाते हैं? बता दो 70 का करेक्ट आंसर सभी बच्चे फटाफट से, क्या होगा? डी ब्रोगली होगा, हाइगेंस होगा, H.A. विलन्स होगा या फिर स्नेल होगा? तो डी ब्रोगली साहब ने ये कहा है, सिद्ध किया है, तो राइट आंसर कौन सा? ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। 70 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बच्चों। तो चलिए आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और सभी बच्चे क्लास को भी लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार जुड़े हो तो सब्सक्राइब भी करिएगा। ओके, मिलते हैं फिर अगले क्लास में।